डियर स्टूडेंट, मैं सूर्यकांत तिवारी प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो साइंस का पोर्शन होता है उसके बायोलॉजी वाले पार्ट को मैं आपको शुरू से लेकर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लास्ट तक पढ़ाऊंगा। और बच्चों, आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ जाऊंगा और उस क्वेश्चन का जब आप जवाब देंगे तो जब वीडियो को अच्छे से देखे रहेंगे तो वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर उस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और एक बात और बच्चों, कि आप मेरा कोई भी वीडियो देखने से पहले उसका पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे वो आपस में इंटरलिंक होंगे, तो उनके बीच का क्या संबंध है उसे आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप उसके पिछले वीडियो को अच्छे से देख कर आएंगे। और बच्चों, मेरा वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुंच जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो हमारा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बच्चों, अब आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग को आपको पता है कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी। तो बच्चों, पहले हम लोग बायोलॉजी की स्टूडेंट हम लोग पहले बायोलॉजी के अर्थ समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके अर्थ से ही सवाल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी। आप लोगों ने हिंदी में संधि जो है विग्रह पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने देखते हैं जैसे विद्यालय है तो उसे पढ़ते हैं विद्याधन आलय। तो उसी तरह ये जो बायोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड से बना है बायोस, बायोस, और बायोस का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और दूसरा है लॉगस। क्या है? लॉगस। और लॉगस का मतलब होता है, क्या होता है? टू स्टडी, टू स्टडी। तो अगर दोनों को हम मिलाकर इसका हिंदी अर्थ देखें तो यहाँ क्या होगा, लाइफ का मतलब हो गया जीवन, और टू स्टडी का मतलब हो गया का अध्ययन, का अध्ययन। तो ये आप ध्यान दें कि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाएगी। तो हम पहले बायोलॉजी का, मैंने जैसे आपसे कहा कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाऊंगा, तो पहले स्टार्टिंग हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। और हम आपको यहाँ बता दें, यहाँ जनक से तात्पर्य है पिता। और पिता कहने का यहाँ सीधा सा मतलब ये होता है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो कौन से लोग थे, वो कौन से शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने इस साइंस के इस डिसिप्लिन को सबसे पहले सबके सामने रखा, सबके सामने लाया, मतलब जीव विज्ञान को एक विस्तृत परिक्षेप में समझाया। और उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है स्टूडेंट? अरस्तु। तो जो अरस्तु हैं, क्या है? अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक माना जाता है किसे? अरस्तु को। और ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को भी हम मोटे तौर पर, मैं माइनर लेवल पर बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मोटा तौर पर अगर हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। ये बायोलॉजी जो है इसके क्या हो गए, हम ये कह सकते हैं इसके दो भाग हो गए। या तो दो भाग में क्या होता है, एक है जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी, देखिए, और दूसरा है बॉटनी। तो अब जूलॉजी का मतलब क्या है, इसको भी हम थोड़ा देख लें, क्योंकि इसका अगर हम अर्थ एक बार समझ लेंगे तो कभी ना हम बायोलॉजी को भूलेंगे, न कभी जूलॉजी को भूलेंगे, न बॉटनी को भूलेंगे, और न ही अरस्तु को भूलेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन तैयार होगा जिसे हम बाद में लास्ट में केवल एक बार अगर सरसरी निगाह से देख भी लेंगे तो हमें क्या होगा, वो चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, जूलॉजी का मतलब क्या है, हम जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इस बात को हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ बायोलॉजी को बांटा बायोस प्लस लॉगस में, तो उसी तरह जूलॉजी भी दो शब्दों से ही मिलकर बना है। जू एक शब्द है इसमें, जू, और जू माने क्या होता है, चिड़ियाघर।
और चिड़ियाघर में आप क्या देखते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखते हैं, तरह तरह के हाथी, बंदर, भालू, मतलब विभिन्न तरह के जीव जंतुओं को आप देखते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जंतु, जूलॉजी माने, जू माने होगा जंतु, और लॉगस ये भी वही लॉगस है जो बायोलॉजी में लॉजी है, उसी वही लॉगस ये भी है। इसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जूलॉजी माने हो गया, अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या देखते हैं चिड़ियाघर में, एनिमल, और यहाँ हो गया टू स्टडी। तो एनिमल माने जंतु और टू स्टडी माने पढ़ना, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जीव दोनों हैं, जंतु भी जीव है, सजीव जंतु भी है, और पादप भी जीव है। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे वह जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाएगा। उसी तरह बॉटनी, बॉटनी को मैं यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा, क्योंकि बॉटनी का मतलब इससे नहीं निकलेगा। जैसे आप यहाँ जू प्लस लॉगस कर दे रहे हैं, यहाँ बॉटनी को मैं आपको बता दूँ, बॉटनी शब्द लिया गया है संस्कृत से। बॉटनी अंग्रेजी या ग्रीक वर्ड नहीं लिया गया है, वो संस्कृत से लिया गया है, और इसका मतलब होता है पादप। क्या होता है, आप देखेंगे लिखा रहता है पादप विज्ञान, मतलब पौधों का विज्ञान। तो इस पादप को, मतलब इसे पादप विज्ञान क्यों कहते हैं, तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाद धन अप। पाद धन अप, पाद किसे कहते हैं, कहते हैं चरण पादुका। पाद माने होता है जो पैर का पंजा है, उसे क्या कहा जाता है, पाद, पैर। तो पाद का मतलब पैर होता है, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं फुट। फुट, जैसे पैर को क्या कहा जाए, फुट, फुट बियर। जैसे जो जूता चप्पल की दुकान होती है क्या लिखा रहता है, फुट, मतलब पैर में, बियर माने धारण करने वाला। तो यहाँ पर क्या, फुट। और अप माने होता है टू ड्रिंक। क्या होता है, टू ड्रिंक, मतलब फुट माने पैर और टू ड्रिंक माने पीने वाला। ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो किससे पीता है, पैर से पीता है। जैसे हम लोग को अगर प्यास लगती है तो हम लोग पानी कहाँ से पीते हैं, मुंह से पीते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, जड़ से लेते हैं। और पैर कहाँ होता है, जमीन पर होता है, और तो पेड़ पौधों का जो जड़ होता है वो भी जमीन के अंदर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि पैर से पीने वाला, उसको हम कहते हैं पादप। तो पादपों का अध्ययन जो किया जाता है उसे बॉटनी कहा जाता है या पादप विज्ञान कहा जाता है। और एक बात बच्चों में आप लोग को और बता दूं कि जैसे आप लोगों ने जाना है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, तो उसी तरह आप ये जान लीजिए अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं, जूलॉजी का भी जनक कहते हैं। और बॉटनी का जनक अरस्तु के ही समकक्ष थियोफ्रेटस हैं, जिन्हें पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अब स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, बायोलॉजी का परिचय देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं। आइए अब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर चलते हैं जो कि लगभग हर परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। और इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, देखिए इस चैप्टर का नाम रखा जाएगा जीवन की इकाई। क्या रखा जाएगा, जीवन की इकाई। यह चैप्टर जो आपको मैं आज प्रथमा क्लासेस के YouTube चैनल पर आज बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्या है, इसका प्रथम भाग मैं आज बता रहा हूँ। ये बच्चों है जीवन की इकाई, चैप्टर का नाम है जीवन की इकाई। तो इसको हम, चैप्टर का नाम है जीवन की इकाई या कोशिका। इसको अगर अंग्रेजी में लिखें तो क्या लिखेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ। तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन की इकाई, मतलब कोशिका।
तो आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमने इस कोशिका जब जानना था तो हमने इतना लंबा जीवन की इकाई क्यों लिखा, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। जब हमको कोशिका के बारे में ही समझना था तो हम लिख देते सीधे सीधे कोशिका, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा कोशिका के पहले लिख दिया जीवन की इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके पीछे का जो मेरा उद्देश्य है, इसके पीछे का मेरा जो एम है वह यह है बेटा कि सबसे पहले आपको मैं इकाई के बारे में बता दूं कि इकाई क्या होती है। और आप देख लीजिए जैसे इकाई उसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई माला बनी हुई माला, और वह माला बनी है मोतियों से। तो वो जो मोती है, जो मोती है जिसे पिरोने से एक माला बन रहा है, वह हर एक मोती उस माला की इकाई कही जाएगी। मतलब मोती क्या हो गया, उस माले का एकलक हो गया और माला हो गया मोतियों का बहुलक, पॉलीमर। तो उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ जो कोशिका है वह जीवन की इकाई है। मतलब अगर कोई सजीव होगा, एक बात एकदम स्पष्ट रूप से आप जान लें कि अगर वो कोई सजीव होगा, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो कवक हो, कुछ भी हो, अगर वो सजीव के श्रेणी में आता है तो वो कोशिका का बना होगा। मतलब जैसे ये कमरा है, ये रूम है, कक्षा है, तो ये कक्षा कैसे बना है, ये एक ईंट को दूसरे ईंट पर ऐसे व्यवस्थित करते हुए एक ऐसा आकार दे दिया गया। कुछ कक्षे ऐसे होंगे जो छोटा है वो 100 ईंट का बना है, कुछ बड़ा है 200 ईंट का बना है, कुछ और बड़ा है 500 ईंट का बना है। उसी तरह जीव भी है, कुछ जीव ऐसे जो एक कोशिका के बने हैं, कुछ एक से ज़्यादा कोशिका के बने हैं। जो एक कोशिका के बने हैं उनको हम एक कोशिकी कह देते हैं, और जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने हैं उनको हम बहुकोशिकी कह देते हैं। तो जीवन की इकाई कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि अगर कोई भी प्राणी है और अगर वो जीवित है और सजीव है तो वो कोशिका का बना होगा। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा कोशिका की डिस्कवरी, उसके खोज के बारे में जाने कि कोशिका के खोज का क्या इतिहास रहा है और किसने किया है खोज। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट आप जान लीजिए जो कोशिका थी, जैसे ये जो टेबल कुर्सी लगी हुई हैं, ये टेबल क्या है, ये लकड़ी का बना है। तो ये लकड़ी अभी क्या है, ये निर्जीव है, इस समय क्या है, निर्जीव है। लेकिन ये लकड़ी मिला कहाँ से, ये जरूर किसी पेड़ का तना रहा होगा या किसी पेड़ का जड़ रहा होगा, मतलब शाखा रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, ये पेड़ का भाग रहा होगा। तो जब ये पेड़ का भाग था तब ये क्या था, सजीव था। जब उस पेड़ का हिस्सा था तब ये क्या था, सजीव था। लेकिन आज ये कुर्सी बेंच के रूप में क्या है, निर्जीव है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ये जान लीजिए, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जो एक्चुअली वैज्ञानिक के बजाय वो प्रोफेशनल वाइन टेस्टर थे। वाइन माने होता शराब, शराब की टेस्टिंग करके बताते थे कि शराब कैसा, किस कैटेगरी का है, अच्छा है, बुरा है, ये बताते थे। और पहले जो बॉटल आती थी, पहले की जो बोतल हुआ करती थी, उस बोतल को देखिए उसका आकार ऐसा होता था, आप देखे होंगे इस तरह से होते थे पहले की जो बॉटल होती थी, इस तरह से। और इसका जो ढक्कन होता था वो आज के ढक्कन की तरह ना होकर यहाँ लकड़ी का ऐसे कार्क लगा होता था। क्या लगा होता था, लकड़ी का ऐसे कार्क लगा होता था। आज भी आपने होम्योपैथिक दवाओं को देखा होगा, वो इसी तरह के कार्क युक्त बोतल में रखी जाती है, शीशे की बोतल होती है। तो उन्होंने देखा अब ये कार्क किसका बना है, लकड़ी का। तो ये कार्क लकड़ी को बार बार अंदर बाहर करोगे तो हो सकता है कि इस लकड़ी के कुछ टुकड़े जो हैं, महीन टुकड़े इसके अंदर गिर गए। तो जब उन्होंने देखा तो उनको लगा ये वाइन में क्या है, क्या गिरा है। और इसे जब उन्होंने क्या किया, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उनको ठीक उसी तरह की संरचना दिखाई दी जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, इस तरह से संरचना दिखाई दी जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। आपने छत्ते को देखा होगा जिसमें क्या होते हैं, ढेर सारे ऐसे खाने होते हैं। तो आप देखिए ये इस तरह से होते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उनको दिखी। तो ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उनको दिखी, इस संरचना में उन्होंने क्या देखा कि अब ये चूंकि डेड सेल थी,
ये क्या थी? डेड सेल थी। तो अगर डेड सेल है तो इसमें केंद्रक नहीं रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेंगे, जीवद्रव्य नहीं रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य को आप अभी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं इस एक एक के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए, केवल इस तरह से बाहर एक बाउंड्री दिखा और इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं था, सूखा हुआ मटेरियल इनको दिखा। तो ये क्या होता है, इसको इन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल। सेल का मतलब होता है कक्ष, एक कमरा। तो ये छोटे छोटे उनको कमरे दिखाई दिए हैं, तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। और इस तरह से पहली बार सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक। और कब किया? सन पूछा जाता है तो 1665, मतलब 65 रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन यहाँ एक बात यह है, एक सवाल पूछा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो आप कभी रॉबर्ट हुक नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तब तो रॉबर्ट हुक सही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोशिका देखा गया है वो जीवित न होकर क्या है? मृत कोशिका है, डेड सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो जीवित होने के बजाय डेड सेल थी। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि तब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप जान लीजिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने दांत को ऐसे खुरचा, और खुरचने के बाद अगर मान लीजिए कोई अच्छे से ब्रश नहीं करेगा तो दांत पर कुछ लग जाएंगे, जीवाणु इस तरह से हो जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और उसको उन्होंने क्या, एक स्लाइड पर रखा और रख कर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उनको क्या देखा? इस तरह से छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटी संरचना दिखाई दी जो कि ऐसे गति कर रही थी, गतिशीलता प्रदर्शित करती थी। इस तरह से उनको संरचना दिखाई दिया जो कि गतिशीलता प्रदर्शित करती थी। तो इसे उन्होंने कहा टीनी मॉलिक्यूल। क्या कहा? इसे इन्होंने कोई जीवाणु नहीं कहा, इसे क्या कहा? टीनी मॉलिक्यूल। टीनी माने होता छोटा और मॉलिक्यूल माने होता अणु। इसे सूक्ष्म अणु उन्होंने कहा। इसे इन्होंने कोई जीवित नहीं माना। लेकिन बाद में लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि एंटोनी वान लीवेनहॉक द्वारा खोजा गया जो टीनी मॉलिक्यूल है यह एक्चुअल में जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। और जीवाणु क्या है? जीवित है। तो इस तरीके से जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय है वो दिया जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक को। चूँकि बच्चों मैं आज कोशिका के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको यह भी बता दूँ, कोशिका की जो प्रकार हैं, कोशिका का जो आकार है, ये बृहद रूप से वैरी करता है, अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं। कुछ कोशिकाओं का शेप तारों जैसा होता है, किसी का अंडाकार होता है, किसी का गोलाकार होता है। तो ये अलग अलग भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इसमें अलग अलग कोशिकांग होते हैं। तो इन सब का जो अध्ययन है वो एक अगर सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन है तो उसके लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बना दी गई है जिसमें हम विविध प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं और उसी शाखा को सेल बायोलॉजी कहा जाता है या साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, या इसी का आजकल एडवांस टर्म में नाम लिया जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है इसी को? साइटोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, इसी को हिंदी में कहेंगे कोशिका विज्ञान। क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान। और अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप जान लीजिए कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को। तो बच्चों आज आपने यहाँ तक समझा। अब हम देखेंगे कि क्या, पहले कुछ कोशिकाओं के बारे में हम जनरल बातें जान लेते हैं।
तो जैसे क्योंकि ये जनरल चीज़ें ही कंपटीशन में ज़्यादातर आती हैं, इस तरह के कंपटीशन में बहुत डेप्थ वाली चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत गहराई से नहीं सवाल उठाए जाते हैं, बल्कि सुपरफिशियली बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसका जवाब भी आप देंगे या हम देंगे अगर नहीं आएगा आपको तो देखिए जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, इस तरह के सवाल आते हैं। अभी मैं कोशिका का प्रकार आपको बताऊंगा, उसके टाइप, उसकी संरचना बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और उसका जवाब आप बताइए, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं खुद बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, तो आप में से कोई स्टूडेंट बताए कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। तो स्टूडेंट आप जान लीजिए, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, तो आप जान लीजिए इसका जवाब क्या होगा, बताइए। इसका जवाब होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, या इसी माइकोप्लाज्मा को आजकल के संदर्भ में पीपीएलओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। तो कभी कभी सवाल सबसे छोटी कोशिका को न पूछकर पूछ देता है कि पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है। आप यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ अलग अलग हैं, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दो अलग जीव न होकर एक ही जीव हैं। तो पीपीएलओ का पूरा नाम पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का क्या है, पूरा नाम है, ये भी पूछा जाता है। और मैं आपको ये भी साथ ही साथ इसके बारे में ये भी बता दूं स्टूडेंट कि माइकोप्लाज्मा का जो आकार होता है वो विषाणुओं से थोड़ा बड़ा होता है। और आजकल के संदर्भ में हमें विषाणु के बारे में लगता है बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक विषाणु कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो सबको क्या है, परेशान किए हुए है। तो वो जो विषाणु होता है वो इससे भी सूक्ष्म होता है, उस विषाणु से ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जीवाणु से थोड़ा छोटा होता है। मतलब मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि माइकोप्लाज्मा के जो गुण होते हैं, जो लक्षण होता है, वो विषाणुओं से थोड़ा एडवांस होता है, लेकिन जीवाणुओं से थोड़ा लोअर होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और तैयार है, पूछेगा जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ भी जवाब देंगे माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पर एक बात और जान लें कि कड़ी कहने का मतलब क्या है। अगर मैं कड़ी सवाल पूछ रहा है बार बार, जैसे पूछा जंतु और पौधों के बीच की कड़ी, तो कड़ी हम कहते किसे, हम नाम बता दें माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, तब तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, कितना नाम याद करेंगे आप। तो ये कड़ी कहने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, किस स्तर पर हम कहने की कड़ी है। तो जिसको कड़ी कहा जाता है और जिनके बीच की कड़ी कहा जाता है, उस जीव में उन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये विषाणुओं से छोटा लेकिन जीवाणुओं से, ये विषाणुओं से बड़ा लेकिन जीवाणुओं से छोटा होता है। और दूसरी, जैसे मैंने कहा पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है युगलीना। तो युगलीना, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और जंतु परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या करता है कि जब दिन के समय युगलीना को जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब ये करता क्या है कि अपना भोजन स्वतः बना लेता है। लेकिन रात के समय जब अंधेरा हो जाता है, प्रकाश मिलना बंद हो जाता है, तो ये दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाता है। तो आप देखें तो दिन में क्या कर रहा है, पौधों की तरह व्यवहार कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, और रात में जंतुओं की तरह व्यवहार कर रहा है। यही कारण है कि इसे पौधे और जंतु के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। क्लियर हो गई एकदम बात, कड़ी का मतलब क्या है। जैसा अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, ये तो सबसे छोटी हो गई, बड़ी कोशिका क्या है, तो आप जान लीजिए शुतुरमुर्ग का अंडा, जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है,
चाहे वो हाथी का जाइगोट हो और चाहे छोटे से जीव का जाइगोट हो, जाइगोट हमेशा एक कोष की होता है। तो शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा पंछी होता है और संभवतः स्टूडेंट इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पंछी अगर कुछ होता है तो वो शुतुरमुर्ग ही होता है वर्तमान में। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोश का होता है। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए? शुतुरमुर्ग का अंडा ये एक कोश का होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। और हमारा जो तीसरा है सबसे लंबी कोशिका, देखिए बड़ी और लंबी में अंतर है। बड़ी मतलब उसका परिमाप बड़ा है और लंबी मतलब इसकी लंबाई बड़ी है। तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जो कि हमारे शरीर में क्या करती है? संवेदनाओं को पहुंचाती है। संवेदनाओं को पहुंचाने का तात्पर्य है कि जैसे मैं इसको उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको सांप दिखा, स्नेक, सांप। तो अब आँख ने सांप को देखा तो संवेदी अंग आप समझ रहे हैं, त्वचा होता है, जीवा होता है, आँख होता है, कान होता है, नाक होता है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जीवा का काम है स्वाद का ज्ञान कराना, तो त्वचा का काम है तापमान बताना, ठंडा गर्म बताना। तो मेरे कहने का तात्पर्य आँख ने देखा कि वहाँ सांप है तो आँख देखकर तुरंत भाग नहीं जाएगा, आँख नहीं भागेगा। और क्या होगा? आँख से जो तंत्रिका कोशिका वो मैसेज ले जाएंगे ब्रेन के पास। तो देखिए ब्रेन के पास जब मैसेज आएगा तो ब्रेन उस मैसेज को पढ़ेगा कि ये क्या सूचना इन्होंने लाया है और पढ़कर तुरंत आदेश देगा। और आदेश वो किसे देगा? आँख को नहीं देगा। वो जिसे आदेश देता है उसको इफेक्टर कहा जाता है। वो पैर को आदेश देगा कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक जंतु है, तुम 120 की रफ्तार से यहाँ भाग जाओ। अब समझे ना? तो जैसे क्या, अब आँख से जो तंत्रिका कोशिका वो मैसेज दी। अब आँख, अगर ये तंत्रिका कोशिकाएं न होती, आँख देख लेता तो आदमी भागता ही नहीं, और न भागता तो सांप काटता, पैर में भी काटता तो पूरा का पूरा जंतु मर जाता। ऐसा तो नहीं खाली पैर मरता। तो ये जीवों के शरीर के मध्य जो समन्वय है इसको बनाए रखने में भी तंत्रिका कोशिकाओं का बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये तंत्रिका कोशिकाएं की लंबाई लगभग 2 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। ये पूरे शरीर में इनका जाल फैला होता है। तो सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? जो है तंत्रिका कोशिका। क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका 2 मीटर तक लंबी होती है ये। और कोशिका से जुड़े अन्य रोचक तथ्यों को, जैसे उनका प्रकार और उनके जो है डिफरेंट तरह के कोशिकांग, जैसे अभी आप पढ़ेंगे सब चीज़ों को, जिसको कि केंद्रक का क्या काम है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। इस तरह के सवालों का जवाब आप हमारे दूसरे लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं पुनः एक बार मैं लास्ट में पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ताकि आपको जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू बच्चों।